नमस्कार, नेताजी कहिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। बिहार में शानदार जीत के बाद एनडीए ने फिर से अपनी सरकार बना ली है। इस जीत में भारतीय जनता पार्टी को भी एक शानदार सफलता हासिल हुई है और इसके नायक बन के उभरे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। आज हमारे साथ नेताजी कहिन में खास मेहमान सुशील कुमार मोदी जी भी हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे सरकार की योजनाओं पर, आने वाले कठिनाइयों पर, चुनौतियों पर और चुनाव के दौरान इनके अनुभवों पर। मोदी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। क्या अब योजनाएं हैं सरकार की? आप लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की है, बड़ी जिम्मेवारी दी है, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। देखिए, एक तो जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको पूरा करना, जैसे हम लोगों ने कई बड़े बड़े पुलों का शिलान्यास किया है। अरवल शहर के बीच में, छपरा और आरा के बीच में, गोपालगंज बेतिया के बीच में, तो ऐसे बड़े बड़े जो मेगा ब्रिज सारे बन रहे हैं, वो सारे मेगा ब्रिज पूरी हो जाए से बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करना, ये एक बड़ी प्राथमिकता है। उसी प्रकार ग्रामीण सड़कों का काम अभी काफ़ी बाकी है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ जाए और गांव-गांव तक सड़क पहुंच जाए, ये भी एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और जो ऊर्जा का क्षेत्र, जो बिजली का क्षेत्र है, बिहार में बिजली का संकट रहता है। बड़ी संख्या में गांव जहां बिजली नहीं है और अपना बिजली का उत्पादन नहीं है, तो जो कांटी बरौनी का जो बंद पड़ा कारखाना, उसको चालू तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन उसको मॉडर्नाइज और रिनोवेट कर दो इकाइयों को पूरी तरह से चालू करना, ताकि वो पूरी क्षमता से अपना उत्पादन कर सके। फिर 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, 250 मेगा, यानी कुल 500 मेगावाट की एक जगह, ये हम लोग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। नबीनगर में है, यानी एक ऊर्जा का क्षेत्र हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र होगा। उसी प्रकार बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, तो बाढ़ नियंत्रण की जो योजनाएं चल रही हैं और सिंचाई में दुर्गावती है, सोन नहर से जुड़ा जो मामला है, ये तमाम योजनाएं जो हैं। फिर गरीबों को अनाज मिल सके, पीडीएस जो गरीब लोग हैं, जो पीडीएस है, जो हमारी जन वितरण प्रणाली है, उसमें काफ़ी खामियां हैं, उसको ठीक ठाक किया जाए और गरीब आदमी तक अनाज पहुंच जाए, बाजार में अनाज न जाए, गरीब के घर तक पहुंच जाए, इसको पहुंचाने की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। फिर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। निचले स्तर पर सरकारी योजनाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो ऐसे ये तमाम चीज़ें हैं। ईपीएल बीपीएल की लिस्ट की जो गड़बड़ी है, उसको भी हम दूर करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको आगे आने वाले वर्षों में और प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अब जो थोड़ी बदनामी भी सरकार की हुई थी, आंकड़ों की बात थी, कागज़ की, जो एसईडीसी बिल का मामला था, सरकारी हुक्मरानों की या कर्मचारियों की शिथिलता थी ये वजह, या जो समय पे सबमिट नहीं कर पाए? शिथिलता नहीं है, ये प्रक्रिया का दोष है। और ये अनेक राज्यों में इस प्रकार की समस्या, ये कोई घपला घोटाला नहीं था, ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये प्रोसीजरल मामला है कि आपको जो पैसा दिया गया उसका समय पर हिसाब नहीं मिल पाया या हिसाब मिलने में विलम्ब हो रहा है, और उसके अनेक व्यवहारिक कारण हैं। तो उसमें हम लोग लगे हैं और एसईडीसी भी लगभग 8,000 9,000 तक का तो आ गया है जो है। लेकिन अब हम लोग व्यवस्था ऐसी बना रहे थे कि आगे ये एसी बिल डीसी बिल का पेंडिंग न रहे, लंबित न रहे, और जो बचे हुए हैं वो समय पर उसका जो है और समाधान हो जाए। तो वो भी एक प्रक्रियात्मक है। अब 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब एक आंगनबाड़ी केंद्र में चावल की खरीद होती है, बाकी की खरीद होती है, गांव में खरीदते हैं, उसका वाउचर संभव नहीं है, उसका कोई रसीद नहीं होता है गांव देहात के अंदर। तो एजी के साथ मिलकर उसका क्या तरीका निकाला जाए, क्या प्रक्रिया हो, अन्य राज्यों ने क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगे हैं। और उसमें जैसे मैंने कहा, वो कोई घपला घोटाला नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कि कोई हमने लूट लिया, आपने लूट लिया, किसी और ने कर लिया, और कई सालों से चलता रहा। हाँ, पेंडिंग मामला है। जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया, वैसे ही मामला है और ये पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन अच्छा हो गया कि हाईकोर्ट के माध्यम से ध्यान आकृष्ट हो गया कि ये मामला इतना गंभीर, इतना बड़ा मामला है, तो सारे अधिकारी लगे और उसी का परिणाम है कि करीब 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ तक का हिसाब हम लोग और एजी को जमा कर चुके हैं और आगे प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहते हैं। तो उसमें सारे अधिकारी उस अध्ययन में लगे, उस कार्रवाई में लगे। पिछली बार जब 5 साल पहले आपने वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री का पदभार यहाँ कर,
तो बड़ी मुश्किलें रही होंगी। उसी में एससी-डीसी बिल भी उस समय से चला रहा है, उस पिछली सरकार से। क्या-क्या मुश्किलें थी, क्या-क्या चुनौतियाँ थी उस समय? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि राज्य में वर्षों से बजट एक बार में पारित नहीं होता था। अगर बजट 31 मार्च को पूरा बजट साल भर का पारित हो जाए तो 1 अप्रैल से आप खर्च करना प्रारंभ कर देते। यहाँ 2 किस्तों में बजट पारित होता था, 4 महीने के लिए मार्च में और फिर अगले 8 महीने के लिए मई, जून, जुलाई के अंदर। तो पहला तो हम लोगों ने ये किया कि साल में एक ही बजट होगा और जो भी बजट होगा वो एक ही बार में पारित हो जाएगा, 2 किस्तों में पारित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा कि कोई यह मॉनिटरिंग करने वाला नहीं था कि आंतरिक स्रोत के जो संसाधन, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, अब उसमें 20 साल से एक्साइज का रेवेन्यू कलेक्शन केवल 250 करोड़ पर रुका हुआ था। इतना बड़ा लीकेज था, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया, उसके परिणाम कि 250 करोड़ से बढ़कर हम 1200 करोड़ पर पहुंच गए। वाणिज्य कर विभाग है, तो हमारे आंतरिक स्रोत जो हैं वो कैसे बढ़ाए जाए। तीसरा था कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, उनसे जुड़े बहुत सारे मुद्दे थे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो सरकार कर्ज लेती थी वो वेतन में खर्च करती थी। हमने तय किया कि हम कर्ज लेकर वेतन नहीं देंगे, हम कर्ज का इस्तेमाल केवल विकास कार्यों पर करेंगे। और हम लोगों ने उसको किया कि जो भी कर्ज लेंगे वो केवल डेवलपमेंटल कामों में खर्च होगा। तो ऐसी अनेक चुनौतियाँ थी और जिसके कारण, क्योंकि वित्त विभाग सारे विभागों का मेरुदंड है, वित्त विभाग, क्योंकि पैसा एक्सपेंडिचर, पैसा देना, पैसा खर्च होना, उसकी मॉनिटरिंग होना और पैसों को जुटाना। अगर पैसा ही नहीं है तो आप किसी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। केंद्र से ज़्यादा पैसा हम ले सकें, पैसा हमारा सरेंडर नहीं हो, पैसा हमारा लैप्स नहीं हो, समय पर हम उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज सकें, फिर हमको जो कर्ज चाहिए वो सस्ता कर्ज मिले, महंगा कर्ज नहीं मिले, जिसका ज़्यादा ब्याज नहीं हो, विदेशी ऋण मिल सके। बिहार को विदेशी ऋण नहीं देता था, आज वर्ल्ड बैंक, एडीबी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लाइन लगाई हुई हैं बिहार को ऋण देने के लिए। ये सारी चुनौती थी जिसको हम लोगों ने 5 वर्षों के अंदर और दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन बैंक जो है वो डिपॉजिट तो लेते हैं, क्रेडिट नहीं करते ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कि निवेश हो सके बेहतर। देखिए, ये बैंक की ये दिक्कत रही, आज भी दिक्कत है। लेकिन जब हम लोग आए थे और उस समय और आज में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। और बैंक जो बिहार में कर्ज दे रहे हैं उसमें भी कई गुना वृद्धि हुई है। ये ठीक है कि बिहार के अंदर जो बचत है वो शेयर मार्केट में नहीं जाता है, किसी और चीज़ में नहीं जाता है, और लोग अपना बचत जो बैंक में जमा कर देते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि रिटर्न पाने का और भी अन्य साधन है। बैंक में डिपॉजिट बढ़ रहा है, जब समृद्धि बढ़ रही है, संपन्नता आ रही है थोड़ी सी हम लोगों के प्रयास से, तो बैंकों में डिपॉजिट बढ़ रहा है। लेकिन उस मायने, उस तुलना में जो कर्ज का वितरण होना चाहिए, यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन हम लगे हुए हैं और इस अगले 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में और अधिक काम हम लोग करेंगे। बैंक कर्ज देने में कोताही बरत रहे हैं। हम आगे बात करते रहेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम जानेंगे बिहार की चुनौतियां, बिहार के भविष्य से जुड़े कुछ सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से। मोदी जी, हम लोग बात कर रहे थे बैंकों की। कोई टारगेट फिक्स करेंगे कि बैंक बिहार की भोली भाली जनता को परेशान न करे, उन्हें समय पे लोन मिल रहा है, बकरी बनाना, छोटे छोटे उद्योग लगाना, बकरियां खरीदना है पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, तो बैंकों को सरकार, वित्त विभाग, आप कोई टारगेट तय करने के? देखिए, टारगेट तो हम लोग तय करते ही हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि बैंक राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। हम एक उनके साथ बातचीत करते हुए, हर मीटिंग्स में बेहतर मॉनिटरिंग करते हुए, उसमें मैंने पहले कहा कि 5 साल पूर्व जो बैंक कर्ज दे रहे थे उसकी तुलना में अब बैंकों का जो कर्ज कई गुना ज़्यादा बढ़ा है, और से एक हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में हम लोग इसकी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसका हम लोग देख रहे हैं, और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है। बिहार में विकास की बात पे वोट
मिला एनडीए को, एक 3/4 के करीब बहुमत आया आपका। सरकार ने विकास की कवायद भी शुरू हो रही है सरकार के स्तर पर, लोक सहयोग को तैयार है, पैसे कहाँ से आएंगे? जो पैसा है, एक तो अपने आंतरिक स्रोतों को बढ़ाना, तो जो स्रोत के माध्यम में ट्रांसपोर्ट है, वाणिज्य कर है, ये जो हमारे आंतरिक इंटरनल रिसोर्सेज हैं, इसको और बढ़ाएं। सस्ता कर्ज कहाँ कहाँ से मिल सकता है? अब भारत सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर दी है राज्यों को कि आप इससे ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते। तो जब हमारा विकास हो रहा, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उस समय अगर कोई रोक लगा दे कि आप कर्ज नहीं ले सकते हैं, तो ये राज्य के विकास को अवरुद्ध करना है। हम केंद्र से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमको और अधिक कर्ज लेने की अनुमति दी जाए। हम कर्ज वापस करने की हमारी क्षमता है, उस कर्ज का इस्तेमाल हम वेतन में नहीं कर रहे हैं, हम विकास कार्यों के लिए कर रहे हैं। तो ये एक फिर केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करना। तो ये सारे स्रोत तो यही हैं, और इन्हीं स्रोतों को हम अधिक से अधिक आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि राज्य में कोई पैसों की, संसाधनों की कमी नहीं रहे। पिछले 5 साल में क्या तजुर्बा रहा? केंद्र कितना सहयोग कर पाया आपको? देखिए, केंद्र की भूमिका असहयोगात्मक रही है, और कहीं न कहीं केंद्र राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में है, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर, और बिहार को मदद नहीं करना चाहता है। केंद्र की सरकार में बैठे लोगों को ये लगता है कि अगर बिहार को मदद करेंगे तो उसका राजनीतिक लाभ कहीं जेडीयू बीजेपी गठबंधन को नहीं मिल जाए। जैसे हमको कोल लिंकेज चाहिए, हमारे पास पावर प्लांट्स के लिए प्रस्ताव आए हुए हैं, लेकिन कोल का लिंकेज नहीं है हमारे पास। इथेनॉल के लिए हमारे पास बड़ी संख्या में प्रस्ताव आए हैं। केंद्र की सरकार के आदेश से इथेनॉल के लिए के उत्पादन पर रोक लगा दिया गया है। हम इस पर विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए, केंद्र सरकार हमको नहीं दे रही है। दिल्ली में प्रति परिवार 22 लीटर किरासन तेल प्रति परिवार बीपीएल को मिलता है, और बिहार में मिलता है 2 लीटर। हमको अधिक किरासन तेल चाहिए, हमको अपने गरीबों के लिए अधिक खाद्यान्न चाहिए। इसमें केंद्र की सरकार पिक एंड चूज़ का काम कर रही है, और बिहार को जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में हम विपक्ष के भी दलों से ये अपील करेंगे, उनका भी सहयोग लेंगे, और फिर हम लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे, दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे कि भाई बिहार को और मदद दीजिए। बिहार अगर गरीब रह गया, पिछड़ गया, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाभ किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, राज्य आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिस पर कि हम लोग और केंद्र की सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। एक ग्रेटर पटना बनाने की बात चली थी आप ही के पिछली सरकार में, क्या हो रहा है उस पर, और कैसे उसको अब ले जावा पाए? नहीं करेंगे। देखिए, ग्रेटर पटना का कंसेप्ट ये कि आज पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो सीमा है, ये बिहटा तक फैल जाए, फतवा तक चला जाए, इधर मसौड़ी तक चला जाए। यानी पटना की जो सीमा है, चूँकि जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, गांव से लोग निकल कर शहरों में रहना चाह रहे हैं, गांव की तुलना में शहरों की ज़िंदगी बेहतर है। तो इसलिए हम पूरी योजना तैयार कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर मकान बने, लोग बड़ी संख्या में लोग अपना मकान बनाएं, और हाउसिंग सेक्टर को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसलिए पटना का विस्तार, आज उसकी जो सीमा है वो अभी अनियोजित तरीके से पटना का विस्तार हो रहा है, उसको हम नियोजित तरीके से हम पटना का विस्तार करना चाहते हैं। तब नए मंत्री आ रहे हैं, नई सरकार ने दोबारा नई सरकार के रूप में हम लोग आए हैं, तो अगले 5 वर्षों में यही सारा काम है जो करना है वो करेंगे हम लोग। एक प्लॉटिंग की बात चली थी, शहरी आवास योजना पटना के लिए, कि प्लॉटिंग किया जाएगा ज़मीनों का और फिर उन्हें वितरित किया जाएगा। नहीं, वितरित करने की बात नहीं करी, यानी ज़मीन को चिन्हित किया, बड़े बिल्डर्स आएँ, ज़मीन खरीदें और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लाएँ, बनाएँ, करने के लिए लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो बंगाल में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग, और शहरीकरण को और बढ़ावा दिया जाए। दरभंगा है, गया है, पटना है, दरभंगा है, इस तरह के मुजफ्फरपुर है, जहाँ बड़ी संभावनाएं हैं, और देश के जो बड़े बिल्डर्स हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और उनको आमंत्रित करेंगे कि आइए बिहार के अंदर भवन बनाइए, बेचिए। यहाँ पर लोग चाहते हैं, लेकिन ज़मीन उन्हीं को खरीदना पड़ेगा, चूँकि ज़मीन एक्वायर करके हम उनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो नीति बनानी पड़ेगी, जो काम करना होगा, वो हम लोग करेंगे। देश के दूसरे बड़े शहरों की तरह पटना भी